अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हुआ हसन लियाकत। आज एक बड़ा मैच था, लेकिन वो बड़ा मैच किसी भी तरह से लग नहीं रहा था। एक तरफ लग रहा था कि शायद कोई लोअर टीम खेल रही है और एक तरफ जो है वो वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला था, एक वन साइडेड मुकाबला ये साबित हुआ। इंडिया के रन्स और फिर साउथ अफ्रीका पूरी की पूरी 100 से भी कम रन्स ना बना सकी और इंडिया 243 रन से ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हो गया। विराट कोहली ने आज ज़बरदस्त रिकॉर्ड किया। उन्होंने एक सचिन रमेश तेंदुलकर की जो सेंचुरीज हैं 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया। अब देखते हैं कि वो कितनी सेंचुरीज और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी वो फिट लग रहे हैं, मुझे लगता है कि 3-4 साल वो ओडीआई क्रिकेट और भी खेल सकते हैं। और इसके अलावा आज बड़े ड्रामे हो रहे हैं। आज लोग हसन रज़ा साहब को याद कर रहे हैं कि हसन भाई आपने ठीक कहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग शामी, बुमराह इन कंपनी कर रहे हैं और जडेजा कर रहे हैं, इस तरह के तो कभी सकलैन मुश्ताक और वसीम अकरम और वकार यूनिस ने भी शायद ना की हो। इस तसलसल के साथ मैचेस और आप हर अपोजिशन को ज़ेर कर रहे हैं। और पाकिस्तान में डीआरएस के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये भी जानेंगे हसन रज़ा साहब से कि वो अपनी कीमती राय हमें देंगे इस हवाले से कि वो क्या इस हवाले से उनकी राय है, क्या कुछ वो अपनी राय रखते हैं। इस तमाम तर इशू को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है जनाब अहमद नजीब सत्ती साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ हैं हसन रज़ा साहब, लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर हैं और इन्होंने कम उम्र में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू का। हसन भाई ये बताइएगा कि आज पूरा पाकिस्तान आपको याद कर रहा है कि हसन भाई ने जो सवालात रेज किए थे शायद उसमें कोई दमखम है। पहले तो आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जो लोग आपके साथ खेलते रहे, जिन लोगों ने 20-20 साल आपके साथ क्रिकेट खेली, वो टीवी स्क्रीन पे आके आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज सोशल मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट कर रहा है, मगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह से आप क्रिकेट को देखते हैं, फॉलोइंग कितनी है क्रिकेट की दुनिया में, देखा आपने जिस तरह वर्ल्ड कप चल रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि मैंने भी क्रिकेट खेली हुई है हर लेवल की, मुझे पता है कि बॉलिंग में भी रन्स आप किस तरह से होते हैं, बैटिंग में किस तरह से होते हैं। तो एक और देखें, वही चीज़ मैं बोला था कि मैंने अपना ओपिनियन दिया हुआ था। तो बॉल में हसन भाई अभी भी कोई गड़बड़ है? आप देखें, गड़बड़ नो डाउट गड़बड़ का एक टॉपिक तो ऐसा था कि मैंने तो बॉलें मैन्युफैक्चर नहीं बनाई ना, मगर मैंने वही बताया था कि बॉल का उन्स होता है, एक पाउंड होता है, कितने पाउंड की बॉल होती है, उसका जो ऑन्स है कितना हैवी होता है, कितना लाइट होता है, मैंने बताया था। और वो दो चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर लाइट बॉल होगा वहाँ पर स्पिन होना शुरू हो जाएगा, बॉल जो स्पिन हो भी होगा। और आज क्या हो गया, जडेजा ने फिर जो है वो आउट किए हैं, उसने 5 आउट कर दिए अपने कैरियर बेस्ट के एक और इनिंग में। फिर यही बात है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम कि जहाँ पर डीआरएस लिया गया, विंडर डूसन मेन बैटर्स हैं वहाँ पर, लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो है वो स्पिन होके कैसे जा सकता है, लेग स्टंप पे बॉल गिरा हुआ गेंद वापस मिडिल में कैसे आ सकता है बॉल, वो तो बिल्कुल ब्रैकेट से निकलता है, इंपैक्ट इन लाइन बॉल था और लेग स्टंप पे जा रहा था बॉल वो। तो यही जो चीज़ें हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे और मैं भी यही ओपिनियन दे रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा चेक किया जाए। और जिस तरह से चेक करेंगे चीज़ें आप, फिर वही बात याद आ गई, आप कह रहे हैं कि डीआरएस मैनिपुलेट हो रहा है, बिल्कुल, और नजर आ रहा है। ये पहला डीआरएस नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो डीआरएस जो है पिछले 2-3 जो है रिव्यू, फिर वो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें कितना क्लोज था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट विकेट की पार्टनरशिप पे, और वो बिल्कुल भी जो है उसको अपोलोजाइज नहीं किया गया, उसको कोई फेवर में नहीं गई पाकिस्तान की। तो यही चीज़ें होती हैं कि होम कंडीशंस, होम एडवांटेज और इफ एंड बट अगर मगर चल रहा है। फिर मैं बात बताऊंगा वही आपके डीआरएस की, कि वो याद है सईद अजमल जो थे उन्होंने बॉल किया, स्टंप में लगाया, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर बैटर्स खेल रहे हैं और उन्होंने जो है रिव्यू लिया है, तो उसके बाद वही मिडिल का बॉल था और वो फिर लेग स्टंप पे निकल गया, 2 फुट के फासले से जो है वो 2 फुट के फासले से बॉल निकल गया। तो एक इलेक्ट्रिशियन, जिस तरह से इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं आजकल, बायोमैकेनिक चीज़ें चल रही हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, और बॉल हाथ से निकलना एक अलग चीज़। टेक्नोलॉजी को असल में किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी को अब जिस तरह से रूल्स कवानीन बन रहे हैं, आ रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा और पिच का बिहेवियर किस तरह मैनिपुलेट कर सकता है। इतनी क्या अथॉरिटी होगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास? देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास ब्रॉडकास्टिंग भी तो वहाँ की है ना, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है वहाँ पर थ्रू आउट एशिया कप से। देखें अगर जो है मैचेस चेंज हुए थे, मतलब आपका ये कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग भी उनकी और फैसले भी उनके हक में, और होम कंडीशंस, होम ग्राउंड भी वहाँ पर उनके हैं। और विंडर डूसन देखें कितना अबसुर्दा हो गया, जैसे ही वो रेड लाइट जली है तो उनको खुद बिलीव नहीं होता कि ये मुझे आउट दे दिया गया जडेजा की बॉल पे। यही चीज़ें हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यही पॉइंट ऑफ व्यू से आज देख लें कि दुनिया में जो है क्या हलचल मची हुई है, कि कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं जहाँ पर जो है वो अगेंस्ट टीम के गए, न सिर्फ पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला है कि बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, उन्होंने भी अपने बेस्ट फिगर्स बॉलिंग की हैं, मगर इस तरह से एकदम से अचानक से हमारे 3 बॉलर्स पाकिस्तान के जो है रैंकिंग में वनडे में, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, पिछले अभी सालों भी नहीं गुजरे हैं, और अचानक से एकदम से बॉलिंग ट्रैक जो है फास्ट बॉलिंग का वो इंडिया की गिरफ्त में आ गया है। बैटिंग तो समझ आ गई, विराट कोहली नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करें, मगर बॉलिंग की स्ट्रेंथ
ये अचानक से कैसे आई है ये तो दुनिया ही जानती है। ये दुनिया ही जानती है, चमत्कार ही हो गया है। अमर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कुछ गलत हो रहा है इस टूर्नामेंट में, और क्या आप भी समझते हैं कि देयर इज समथिंग फिशी? देखिए, बात यह है कि महसूस तो कुछ ना कुछ होता है हमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें भी पहले ऐसा लगता था कि आईसीसी का इवेंट है, कोई किस तरह थर्ड पार्टी इंटरवीन कर सकती है, लेकिन आज के जो खास तौर पर हमने डिसीजन देखे उसमें क्लियर लग रहा है। ये अमूमन हमने देखा लोग इस बात के पीछे छुप जाते हैं कि यार जी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी गलती का मार्जिन होता है, लेकिन इसमें ऐसा हो कि एक ही टीम को फेवर मिल रही हो और बाकी सब टीम में उसके ज़ेरे अताब आ रही हो, तो फिर जो है डेफिनेटली डाउट्स क्रिएट होते हैं। आईसीसी को अब ये फैसला करना है कि उसने क्या पैसों और रोब के दबाव में आना है या उसने इस क्रिकेट के जो खेल को आगे लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका वाले भी आज सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक, और देखिए भारत स्ट्रगल करता है, नहीं नाइंसाफ़ी साउथ अफ्रीका के पहले भी हो चुकी है। जी 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 जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत जो है 2011 के वर्ल्ड कप में भी सईद अजमल वाला जो मामला भी आप लोग दिखा भी रहे होंगे, वो भी सबके सामने था, सारी दुनिया शॉक हो गई थी। उसके बाद आईसीसी इवेंट्स में जो भारत से बाहर हुए, भारत इतना अच्छा नहीं कर सका है। तो मेरा ख्याल है कि भारत ने पूरी ठानी हुई है कि सारे वो चीज़ें या हरबे इस्तेमाल किए जाएं कि अपने आप को फेवर दीजिए। ठीक है, दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, मैं उनसे उनकी अच्छी क्रिकेट का क्रेडिट नहीं, हम भी एग्री कर रहे हैं, हम भी ये नहीं कह रहे कि नो, लेकिन जो बैटिंग बॉलिंग उनकी जो है टीम ये देखिए जी, असल में ये एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। ये सईद अजमल का वापस दिखाइए, मेरे से पहले दिखाइएगा कि किस तरह अंपायर ने ये देखिए जी, ये देखिए, मतलब हसन भाई तेज बॉल, स्ट्रेट बॉल लगाई, ये ब्रेक भी नहीं हुआ, टर्न भी नहीं हुआ, सीधा बॉल था बिल्कुल। यही चीजें हम बता रहे हैं कि अब इसका रिव्यू चेक कीजिएगा जी हसन भाई। मिडिल में बॉल था, एग्जैक्टली बिल्कुल देखें आप, मिडिल में बॉल था। तो नो डाउट जो भी चीजें हैं वहां पर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, चीज देखने की है ना, इसमें पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, मगर देखें ऐसी चीजें किसी को फेवर में जा रही है। वाला जो आउट है ना, ये अगर आप गौर से देखें, बॉल जो सईद अजमल, टेक्निकल पॉइंट आपको बताता हूँ किसमें उन्होंने हेरा फेरी क्या की है। सईद अजमल का जो बॉल गिरा वो बिल्कुल सीधी ट्रेजेक्टरी में, बिल्कुल हल्का सा टेढ़ा था, लेकिन जो उन्होंने बॉल पिच करने के बाद ट्रेजेक्टरी शुरू की है ना, जो व्हाइट लाइन है, वो उन्होंने उस बॉल की ट्रेजेक्टरी से बहुत टेढ़ी शुरू की है, वहां से टेढ़ी शुरू की और ब्लू को और थोड़ा टेढ़ा लेके हैं ताकि मेक श्योर कि ये स्टंप्स को मिस करे। सो ये मतलब क्लियर कट अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो नजर आता है कि ये मैनिपुलेशन की गई है, आप ना माने। ये तो दुनिया देखेगी ना, बारीकी से हम प्लेयर थोड़ी देखता ऑन द फील्ड, तो दुनिया जो देख रही होती है उनको पता लग रहा होता है। लेकिन दुनिया कोई नहीं बोल रही, बोल रहा सिर्फ हसन रजा और अहमद नजीब सत्ती हैं। देखिए लोग तो कमेंट्स कर रहे हैं, अपने देख रहे हैं, और क्रिकेट की फैन फॉलोइंग मैंने बताया दुनिया में हर जगह है। और अगेन वही चीजें, फिर जडेजा का बॉल देखें, जरा आज वाला बॉल भी दिखाएं जी हसन भाई को, और पूरी दुनिया को दिखाएं कि आज वाले बॉल में क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी। जो डिसीजन थे, अगर उनको अंपायर ऊपर भेजा जाता, ये देखिए जी, ये जडेजा का बॉल था और बड़ा क्लियर, खुद अंपायर खुद खेल चुका क्रिकेट और इतना सीनियर अंपायर है। आप मतलब अंपायर्स को भी साथ साथ जो है ना खराब कर रही है। देखिए मतलब यहाँ से लग रहा है कि सारे स्टंप नजर आ रहे हैं सर, और फ्रंट फुट पे खेले हैं, और फ्रंट फुट पे खेले हैं, बॉल बिल्कुल लेग स्टंप पे जा रही है, और तीसरा मतलब तीसरे स्टंप से बाहर ये बॉल गिरा है बिल्कुल, क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है वो नजर आ रही है, आपकी देखें ऑफ साइड स्टंप नजर आ रही है। फ्रंट पे खेले ये बैट फ्रंट पे, और जितना भी बीच में बॉल लग रहा है, सीधा बॉल होता नहीं है अमूमन जो है ना, इतना जो बिल्कुल आपका लेग स्टंप के बाहर पिच हो रहा हो एक किस्म का बॉल, अगर लेग स्पिन बॉल हो रहा, अगर लेग स्पिन बॉल हो रहा हो तो थोड़ा समझ सकते हैं कि बीच में मिडिल में आएगा, ये तो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल हो रहा है, और वो करते भी तेज हैं। जडेजा को बिग टर्नर नहीं है, तो हल्का सा बॉल स्ट्रेट हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि जितना डीआरएस में इंपैक्ट इन लाइन बॉल है ये, बिल्कुल हमारी बॉल होती तो बाहर हो जाती, इनकी सीधी हो गई, पिच इन लाइन इनकी ये सीधी हो गई, वो बहुत ज्यादा सीधी हुई है। सो पॉइंट इज दैट के वो हेनरिक क्लासन जो है वो अपने आप को बहुत अनलकी फील कर रहे होंगे कि, और उनका एक्सप्रेशन जब आपने देखा हो जब स्क्रीन पे कि जब वो आउट आया, और इससे पहले वो भी दूसरा भी जो आपके वेंडे डुसन है वो भी बड़े अजीब व गरीब तरीके से आउट हुए। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक हमें नहीं, ये नहीं कि हम को पाकिस्तानी या को हमारे इंडिया से मसला है तो हम इस तरह बात कर रहे हैं, हम एज एन लवर ऑफ द गेम, एज ए फॉलोअर करें कि यार मेरा ख्याल है कि ये चीज सबको अब नजर आ रही है कि कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। चले शुक्र है नजर आ रही है बिल्कुल, वरना सारा ब्लेम तो मेरे पे आ रहा था कि कभी पिच खराब हो गई, कभी बॉल खराब हो गई। मैंने बचा लिया नहीं मुझे नहीं बचाया, डीआरएस ने जो डिसीजन लिया है वो इंडिया को बचाया, वो इंडिया को बचाया है। और इंडिया को बचाने के यही है कि लोग देख रहे हैं, खुद फैन फॉलोइंग ज्यादा है। और क्रिकेटर, ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर जो खेलना होगा सारा कुछ उसको पता होगा, अब लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। अच्छा, एक सवाल अमर ने बड़ा रेस किया था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है
वो आउटसाइड इंडिया जो वर्ल्ड कप होते हैं उसमें बिल्कुल जीरो होता है। ग्रुप स्टेज या फिर बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए कि सेमीफाइनल फाइनल पहुंचा, जीता कभी भी नहीं। लेकिन इनसाइड इंडिया तो वो मतलब कि हाथ भी नहीं लगाने देते अपने आप को ना, वो इस टाइम क्रूज कर रहे हैं। वो इस तरह हो रहा है कि केटू पे खड़े हैं और बाकी सारे जो है नीचे से उनको देख रहे हैं। देखिए वर्ल्ड क्लास टीम है आपके सामने खेल रही है। पैट कमिंस फास्टेस्ट बॉलर और कैप्टन है, पिछले 3-4 साल से कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया के वाहिद मेरे ख्याल में डेनिस लिली या बड़े बड़े बॉलर्स जो हैं प्रोड्यूस हुए हैं, उसके बाद वाहिद जो बॉलर कैप्टन बने हुए हैं। और कैप्टनसी का क्या कमाल की कैप्टनसी कर रहे हैं कि 2 मैच हारने के बाद भी वापस कमबैक करके आ गए। मिचेल स्टार्क आउटस्टैंडिंग बॉलर है, नो डाउट। बॉम्सरे भी करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करते हैं। ट्रेंट बोल्ट को अगर आप देखें वो भी अच्छे बॉलर हैं। टिम स्टूटी को देखें न्यूजीलैंड के, वही अच्छे बॉलर हैं। मगर कुछ ना कुछ तो नजर आ रही हैं कोई चीज़ें कि जो मुझे खुद समझ नहीं आ रही हैं और दुनिया को भी शायद समझ नहीं आ रही होंगी। तो कभी काली मिट्टी से कभी लाल मिट्टी के जो है पिच बनी हुई हैं, और उसके बाद कभी वाइट ट्रैक बिल्कुल पिछली वो बना हुआ है। तो थोड़ा वर्ल्ड कप में देखें अभी 36 से 37 मैच हो गए। टॉस जीत के कोई भी कैप्टन कभी बैटिंग कर रहा है कोई, और कोई बैटिंग की पिच देखता है तो फिर कोई बॉलिंग कर रहा है पहले, और उसके बाद रन्स भी वैसे ही बन रहे हैं। लो स्कोरिंग मैचेस भी नजर आए आपको, 150 रन करते हुए नजर आया आपको। इंग्लैंड की टीम आउट हुई दूसरी, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका की टीम आज जिस तरह से खेल रही है, एक शॉट भी निकल के हिट नहीं मारी है किसी बैटर्स ने भी, और डिफेंसिव खेल रहे थे बहुत ज्यादा। 428 रन की हुई टीम 83 पे ऑल आउट हो गई है। तो ओवरऑल देखिए नो डाउट इंडिया का टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है। हमने बैटिंग में विराट कोहली ने रन किए आउटस्टैंडिंग। मगर मैं वही बात कर रहा था कि स्पिन बॉल आज डिपार्टमेंट में देखिए ना, जेडे ने फिर 5 आउट करे। उससे पहले शामी ने 18 रन देके जो है वो तकरीबन 4 आउट किए थे और 5 आउट किए। फिर सिराज मुझे समझ नहीं आ रहा है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। बुमराह नो डाउट उनका एक्शन जो है वो डिफिकल्ट एक्शन है, जैसे मलंगा टाइप के बॉलर होते थे एक टाइम पे, वो भी बहुत तेज बॉलिंग करते थे सारे बॉलर जितने भी। तो अमेजिंग सरप्राइजिंग है। और ये जो डीआरएस हो गया, ये चीजें बड़ी सरप्राइजिंग हो गई। ये मुझे बताइए, मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आई कि 33 ओवर्स में 200 रन था और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बहुत ही फ्लुएंट खेल रहे थे, छक्के चौके लगा रहे थे, और आउट ऑफ नोवेयर 33 ओवर्स के बाद रिवर्स लगा, और ऐसा रिवर्स लगा कि 42 ओवर्स तक 249 रन भी नहीं थे। और कमेंटेटर्स फिर कमेंट करना स्टार्ट हो गए, जी पिच स्लो हो गई है, पिच स्लो हो गई है, पिच स्लो हो गई है। अचानक से ही पिच स्लो हो गई, अचानक से ही विराट कोहली स्लो हो गया, अचानक से ही सारी चीज़ें हो गई। मतलब देयर इज समथिंग फिशी। देखिए इंडियन कमेंटेटर्स का तो मैंने हमेशा देखा, वो अपने मुल्क को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। हमेशा वो आप देखें वो कि अपना प्लेयर 50 कर दे तो उसको बहुत ही उठा लेते हैं और अपने फेवर में जाते तो हम कौन से इंडिया से आए हैं, हम भी तो पाकिस्तान के हैं ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट करनी चाहिए, प्लेयरों को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई तारीफ करें। मैंने जो चीजें बोली हैं मेरी तो बुराइयां करना शुरू हो गए मेरे लोग ही सारे। कोई बात नहीं, बुराई उसी की होती है जिसमें कोई अच्छाई होती है। थैंक यू वेरी मच। तो बहरहाल ये है कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों ने वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा किया है, यानी मज़ा नहीं आया। यानी ठीक है इंडिया इज़ ए गुड टीम, हम भी नहीं कहते कि बुरी टीम है, लेकिन वो इतनी भी अच्छी टीम नहीं है जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर दे रही है। अच्छा ठीक हो गया जी। ख़वातीन हज़रात, अब थोड़ा सा मैच के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज मैच के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि विराट कोहली वो दुनिया के दूसरे बैटर बन चुके हैं सचिन रमेश तेंदुलकर के बाद, जिन्होंने 49 सेंचुरीज कर ली हैं, और वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर तो कर चुके हैं, तोड़ेंगे भी। और कितनी सेंचुरीज बनाएंगे, अभी तक वो फिट लग रहे हैं। ये देखिए जी, मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट, विराट कोहली 49 इन 277 इनिंग्स। अच्छा डिफरेंस चेक कीजिए कि 49 सेंचुरीज हैं विराट कोहली की, 277 इनिंग्स, 50 सेंचुरीज हैं सचिन तेंदुलकर की 452 इनिंग्स, 31 सेंचुरीज हैं रोहित शर्मा की 251 में, रिकी पॉन्टिंग की 30 सेंचुरीज हैं 385 पे आई। अच्छा मैं 85 पे 28 से सनत जयसूर्या की 433। अब मैं इस पे बात करूं जी सर। नो डाउट विराट कोहली ग्रेट प्लेयर, कोई शक की बात नहीं है, कमाल का प्लेयर है। लेकिन आपने ये फर्क भी देखना है, हसन भाई शायद मेरी बात से एग्री करें, मैं भी एग्री करूंगा, मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जो है जिसने जिस एरा में खेला, एक दो बॉलर, एक गेंद लगता था। वो जब गेंद 30 ओवर पुराना होता था तो जब वसीम, वकार, यूनुस या साउथ अफ्रीका के पेसर थे, इस तरह के बॉलर जो ठीक है, उस पर रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था, और रिवर्स के होते हुए रन्स करना फार मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू दिस एरा। कि आप जब 2 नए गेंद लगते हैं, एक गेंद जो है ज़्यादा से 25 ओवर पुराना होता है, कहने को किसी से ले नहीं रहे। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन कई लोग कहते हैं ना, जैसे कि आप इनिंग्स का कंपैरिजन करेंगे कि सचिन ने 450 इनिंग्स में अगर ये फीट अचीव किया तो विराट ने 270 समथिंग इनिंग्स में किया। लेकिन ये जो डिफरेंस ऑफ द बॉलर और डिफरेंस ऑफ द बॉल, रिवर्स स्विंग इतना बड़ा फैक्टर है कि जब रिवर्स होना शुरू होता था बड़े से बड़े बैटर्स जो हैं उस पे आउट हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग कंसीडर नहीं करते। और फिर एक और सबसे बड़ा फैक्टर, अब जो बैट आ गए हैं, इतने थिक वुड वाले बैट आ गए, आपका एज लगे तो छक्का हो जाता है। ठीक है, एज लगे तो छक्का हो जाता है। मैं आपको इसके एग्जांपल दे देता हूं। फखर जमान ने अभी जो लास्ट मैच में छक्का मारा था टीम सऊदी को, वो उनका बल्ले का टोटल बॉटम लगा था, बॉटम लग के वो छक्का, भले छोटी बाउंड्री हो, छक्का हो गया। तो ये जो बैट का डिफरेंस है,
ग्राउंड छोटे हो गए, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, एक गेंद लगता है, ये इतने बड़े डिफरेंसेस हैं कि शायद अगर सचिन तेंदुलकर होते इस एरा में खेल रहे होते तो शायद इससे भी बहुत ज्यादा सेंचुरीज करते। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनीवन, बट मैं इसलिए कहता हूं कि डिफरेंट एराज के प्लेयर को कंपेयर करना वो थोड़ी ज्यादती हो जाती है। और एक चीज बड़ी अच्छी आपने मेंशन करी कि उस टाइम पे रिवर्स होता था, एक बॉल होता था यूज, अब 2 बॉल यूज होती हैं, और जो हार्डनेस है बॉल की भी रहती है, शॉट्स लगते हैं प्रॉपर, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स, उसके बाद क्वालिटी ऑफ बैटिंग भी देखने उसी तरह से आ गई है। फिर दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है विराट कोहली के लिए कि क्योंकि इस एरा में खेल रहे हैं, वो क्रिकेट स्किल बड़ी तेज होती जा रही है, मॉडर्न क्रिकेट हो गई है उसमें। डिमांडिंग क्रिकेट क्या है कि अटैकिंग है, आपने अटैकिंग खेलना है, और अटैकिंग की वजह से ही देखिए 77 50s कर चुके हैं अपने करियर में 50 के, और 49 50 हैं उनकी। और मेंशन यही है कि सचिन भाई जो खेलते थे, हमने भी खेलते हुए उनको देखा है, तो वो प्लेसमेंट करते थे, कोई थोड़ा सा टाइम लेते थे पिच पे आके, उसके बाद स्ट्रोक खेलना शुरू होते थे। ग्राउंड शॉट्स, ऊंची शॉट ज़्यादा नहीं मारते थे, मगर आजकल के 4 आर्म्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, जिस तरह से बताया, बैट ऐसे आ गए कि आपके शॉट्स जो हैं वो थ्रो आउट लगते हैं 90 मीटर्स 94 मीटर्स पे। फिर जो विराट कोहली की खास बात यह है कि जितनी इनिंग्स उन्होंने खेली अपने करियर में 50 ईयर्स में, वो चेजेबल खेली हैं, चेस करके खेली हैं। तो यही सक्सेस है, 277 इनिंग्स वो हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है इंडिया की टीम का, यही उनकी क्वालिटी है। क्योंकि सचिन भाई जब खेल रहे होते थे तो अक्सर वो 99 पे 92 पे भी आउट हुए, नर्वस 90s में भी आउट हुए, तो इंडिया कहता था यार मैच फिनिशर नहीं है सचिन तेंदुलकर। तो वाहिद एक जो है सिद्धू पाजी जो होते थे, वो एक विनर थे जो इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा रन करते थे। उसके बाद विराट कोहली ऐसे बैटर्स हैं कि जब सेट हो जाते हैं क्रीज पे आके, तो पूरी बैटिंग लेने का मुजाहरा करते हैं और मैच को विनिंग कॉम्बिनेशन में लेके जाते हैं। आज भी देखें अगर, तो बॉल उन्होंने थोड़ी ज़्यादा खेली, थोड़ा सा रुक गए थे, ब्रेक लगाया उन्होंने सेंचुरी की वजह से, मगर मैच को लेके चले, तो विनिंग कॉम्बिनेशन और विनिंग बैटिंग यही होती है उनकी। ठीक हो गया खवातीन और विराट कोहली को भी बात करेंगे, और कुछ 1-2 बातें मैंने एमर से और भी कर रही हैं जो कि उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट रेज किए थे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात कर रहे थे विराट कोहली के हवाले से, और एमर नजीब सत्ती ने कुछ सवालात रेज किए थे। जो बॉलिंग की क्वालिटी थी वो हमें बताई थी कि उस एरा में क्या क्वालिटी थी जब सचिन रमेश तेंदुलकर खेलते थे, और अब क्या क्वालिटी है। एमर, मुझे एक सवाल वैसे जेन में आया, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया, कि अगर वसीम वकार इस दौर में होते और इन रूल्स के साथ होते, ये शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे होते, ओडीआई क्रिकेट खेल रहे होते, फिर आउट ऑफ नोवेयर लीग्स खेल रहे होते, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते, तो वो क्या उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होते जिस तरह उस ज़माने में थे? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि देखिए आप नो डाउट ख़ासतौर पर वसीम अकरम साहब नए गेंद के तो कमाल बादशाह, लेकिन देखें कि वसीम अकरम साहब और वकार यूनुस साहब जो हैं, ये 2 बहुत बड़े नाम क्रिकेट के, ये बहुत सारी विकेटें पुराने गेंद के साथ भी लेते थे। यानी इनके बारे में मशहूर था कि स्पेशली टेल को तो ये फ़ौरन से फारिग कर देते थे, क्योंकि बॉल जब रिवर्स होना शुरू होता था तो बहुत मुश्किल हो जाता था खेलना। तो अगर आप बॉल रिवर्स नहीं होगा तो फिर लेटर एंड में इसीलिए मुश्किल हो जाता है उन स्किल से। माइट भी देखें, ये तो अजम्पशन है ना, माइट भी शायद कि ये उस दौर में बहुत ज़्यादा स्लो वेरिएशंस इस तरह की बहुत कम इस्तेमाल होता था। बॉलर ज़्यादातर यॉर्कर करने के ऊपर इसी तरह से आउट करते थे। ये बस टिपिकली वसीम डू डब्ल्यूज़ की अगर हम बात करें तो माइट भी वो वेरिएशंस डेवलप करने की तरफ जाते हैं अपने। लेकिन ये है कि फ़र्क तो पड़ता है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉल जब रिवर्स हो रही हो, सॉफ्ट हो जाता है बॉल, उसको उस पर बैटिंग करना स्पेशली हाई पेस के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। हसन भाई, योर टेक ऑन दिस? ये बिल्कुल रिवर्स स्विंग है, एक आर्ट होता है, और बड़े बड़े बॉलर्स आपको पता है किस तरह से बॉलिंग कर रहे थे उस दौर में। हर एरा में एक डिफरेंट क्रिकेट रही है हमेशा से ही, और फिर वही बात है कि पिच और बॉलर्स का डिफरेंस कितना ज़्यादा होता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में देखें, आप इंग्लैंड में जाके देखें, तो वही बॉल है, वही जिस तरह से बॉलिंग हो रही होती है, और कमाल के बॉलर्स रहे हैं। क्योंकि लीग्स जो हैं उस टाइम पे आपको पता है कि दुनिया में लीग्स कम होती थी, T20 वगैरह इतनी खेली नहीं जाती थी, मगर अब ये है कि बॉलर्स इंजरी का शिकार भी हो रहे हैं। उसके बाद कितने मैचेस वर्ल्ड कप के हो गए मुसलसल, देखें इंजरी देखें आपने बॉलर्स को कितनी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं। तो यही चीज़ है कि अपने आपको फिट लेवल पर रखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है विकेट टेकिंग बॉलिंग करें, मगर लाइन और लेंथ पे बरकरार रखना चाहिए आपको। शाहीन अगर देखें 100 विकेट्स उन्होंने अपनी पूरी की हैं अपने करियर में वनडे में, तो ओवरऑल रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, आपको एनर्जेटिक होना पड़ता है, और विकेट लाइन और लेंथ जो है मेंटेन करेंगे आप, तो फिर आपका करियर भी फास्ट बॉल में लंबा रहता है। हर एक एरा की डिफरेंट क्रिकेट थी। 90s में अगर आप देखें तो डिफरेंट क्रिकेट थी, जो प्लेयर फील्डर खड़े हुए वहीं पर ही खड़े हुए हैं। अब तो एक अपने शॉट मारें तो फील्डर जो है 45 यार्ड पे आ जाता है, बैकफुट पे आ जाता है यहाँ पर। तो अपने हिसाब से आपको बॉलिंग करनी पड़ती है, और फिटनेस लेवल बॉलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एमर, क्या इतना गलत हो गया? अब इंडिया की तो बहुत सारी बात कर चुके हैं हम, DRS के हवाले से बात कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर चुके, हसन भाई की गेंदों के हवाले से बात कर चुके कि गेंद कौन सा इस्तेमाल हुआ, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद साउथ अफ्रीका? आप साउथ अफ्रीका को देख रहे थे कि ये ऐसी टीम है जो कि हर मैच में 400 रन बनाती है, लेकिन आप अगर एक मैच में पहली बैटिंग करते हुए 400 रन बनाते हैं, उसी मैच में आप दूसरी बैटिंग करेंगे तो क्या आप 89 पे आउट हो जाएंगे? जी, साउथ अफ्रीका का आप देखेंगे चेस में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये पहले भी हमारे जब पाकिस्तान के साथ उनका मैच था उससे पहले भी बात हुई थी, और अब ये देखिए कि पाकिस्तान जो कि स्ट्रगलिंग टीम थी उसके बावजूद भी
पाकिस्तान ने 300 कम जो टोटल किया था उस पर भी साउथ अफ्रीका फंस गई थी, सिर्फ 1 विकेट का फर्क रह गया था। चेस पे तो उनको नीदरलैंड हरा गया। हाँ, नीदरलैंड्स उनको हरा गया है। तो चेज में क्लियरली उनकी एक वीकनेस जो पहले से चली आ रही है वो अभी भी एविडेंट है कि चेज में ये इतने अच्छे नहीं है, इनको प्रॉब्लम हो रही है चेज में, जिस तरह ये पहली बैटिंग में करते हैं। तो ये इनको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। टीम बहुत अच्छी है, शानदार टीम है, टॉप लेवल की इनके पास 6 से 7 बैट्समैन है, एग्रेसिव बैट्समैन है, छक्के मारने की सलाहियत है, बॉलर बहुत अच्छे हैं, स्पिनर बहुत अच्छा है, केशव महाराज, तबरेज शमसी, यानी ये कंप्लीट साइड दिखाई देती है। थोड़ा सा मेंटल यानी कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाते हैं जब ये चेस करने जाते हैं, इस पे काबू पाएंगे तो आगे निकलेंगे, वरना वो जो चौकर्स वाला इनके ऊपर टैग लगा हुआ है वो बरकरार रहेगा। चौकर्स वाला टैग बरकरार रहेगा। ख़वातीन उज़ात, अब देखते हैं मैच समरी के ऊपर नज़र डालते हैं। और मैच समरी क्या देखनी, पहले ही आपको बता देते हैं कि मैच समरी में आपको हर तरफ इंडिया नज़र आएगा और साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीब्यूशंस हैं इस मैच समरी में बहुत ही कम नज़र आएंगी। नाम तो आपको पूरे नज़र आएंगे लेकिन आपको उसमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इंडिया पुट 326 for 5 in 50 overs. कोहली 101 in 121 deliveries. श्रेयस अय्यर 77 in 87 deliveries. रोहित शर्मा कैप्टन जो कि बहुत ही कमाल नज़र आ रहे थे, 40 रन बनाए 24 गेंदों पर इसी पिच पर। और जाडेजा जिन्होंने 15 गेंदों पर 29 रन की इनिंग्स खेली है। और व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका तो उनकी अगर बैटिंग की पहले बात कर लीजिए, बॉलिंग तो बाद में बात करेंगे कि जेनसन जो है जिनको मार्को येंसन भी कहा जाता है, हम इनको जेनसन कहते हैं, 14 बना पाए 30 गेंदों पर, वेंडे डूसन 13 बना पाए 32 गेंदों पर, मिलर जो है 11 गेंदों पर 11 बना पाए और बाउमा 11 बना पाए 19 गेंदों पर। और अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात की जाए तो महाराज वाज एक्सेप्शनल 1 for 30 in 10 overs, रबादा 1 for 48 in 10 overs और निगीडी 1 for 63। और लुक एट इंडियन बॉलिंग, जाडेजा 5 for 33 in 9 overs, कुलदीप 2 for 7 in 5.1 और शामी 2 for 18 in इंडिया वन बाय 243 रन। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जॉनसन के रन देखे आपने कितने? जी जी, सेकंड हाईएस्ट रन है 14 एग्जैक्ट, जो श्रीलंका के अगेंस्ट एक अलराउंडर के थे, 10वीं विकेट पे आए थे वो जी, उन्होंने 14। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्राम से आपके देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी कि साउथ अफ्रीका की जो नाम की प्रोनाउंसिएशन होती है ना, उसमें 2 वर्ड्स को जिस तरह लिखे होते हैं वैसे नहीं पढ़े जाते। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्को येंसन जी, ये जे को वाई पढ़ते हैं और जो वी को एफ पढ़ते हैं। उसे ऐसे जैसे जैक कैलस उसको यॉर्क कैलस कहते थे, जो मार्को जेनसन इसको पढ़ना चाहिए उसको जॉनसन कहते हैं। इसी तरह से जैसे वान डर डूसन है तो बेसिकली ये वान नहीं बोलते, ये फान बोलते हैं। आपने कब सुना हो तो ये कहते हैं फान डर डूसन, लेकिन उनको कमेंटेटर भी वान डर डूसन कहते हैं। हाँ सर वो अफ्रीकन है और हम पाकिस्तान में, हमने पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन। लेकिन कमेंटेटर्स भी ना कोई कहते हैं मार्को जेनसन, कोई कहते हैं मार्को येंसन। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी टीम में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीकन निजाद, जिसको लोग अब इजीली कहते हैं मार्नस लबुसशेन, अब इसका साउथ अफ्रीकन स्टाइल में नाम बोलेंगे तो मार्नस लबुस काकने तो ये थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ये भी उन चंद मुल्कों में से एक हैं साउथ अफ्रीका वाले जो कि खे बोल लेते हैं, हम भी बोल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी नेचुरल जो लैंग्वेज है उसमें खे नहीं है तो वो खे बोल नहीं सकते। तो मैं क्या थोड़ा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें। क्या बात है जी, इंप्रेस तो होंगे असल में, बहुत इंप्रेस हुआ बिल्कुल। मुझे लग रहा है पाकिस्तान वायरल तो ये वाली बात होनी चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में जो है कम रहे, ज्यादातर ये सब बाहर ही रहे और इंडिया में तो नहीं रह के आया आप शायद। मैं वीपीएन यूज करता हूं। अच्छा मैंने कहा शायद इंडियन, मैंने कहा केरला की लैंग्वेज भी आती होगी जहाँ पर वेन्यू के मैचेस चल रहे हैं, वहाँ साउथ इंडियन भी अच्छी बोलते हैं और वहाँ पर लैंग्वेज भी कैलकाटा में भी अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं। थोड़ी सी मैच के ऊपर वापस बात कर लेते हैं। महाराज वाज एक्सेप्शनल। एमर महाराज की आज जो गेंदबाजी थी वो देखने के काबिल थी और जिस तरह उन्होंने जान छुड़ाई है शुभमन गिल से, पूरा पाकिस्तान भी खुश हो गया कि बाबर आजम की नंबर 1 जो स्लॉट है वो अभी तक बाकी है। देखिए ये तो एग्जैक्टली पता चलेगा जो बुध को जो रैंकिंग अपडेट होगी, लेकिन रैंकिंग तो आनी जा रही है ना। देखें बाबर नंबर 1 पे, शाहीन नंबर 1 पे, टीम हार रही है। नुकता ये है कि इस जाली रैंकिंग इन सेंस कह रहा हूँ कि ये रैंकिंग से ये नहीं बताती कि आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। सो इस रैंकिंग वाली चीज से निकले, टीम नंबर 1 होनी चाहिए। टीम नंबर 1 रैंकिंग में नहीं, रियलिटी में नंबर 1। जैसे तो जो महाराज हैं बेसिकली देखें टेस्ट में क्रिकेट खेलते हैं, स्पिनर है जो टेस्ट क्रिकेट नॉर्मली स्पिनर खेलते हैं, उनकी लाइन और लेंथ पक्की होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो ये कि टाइट बॉल करते हैं, अपनी जो गुड एरिया है उसको छोड़ते नहीं है, वहीं पर छोटा सा ब्रेक करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि कुछ बड़े ब्रेक भी इस टूर्नामेंट में महाराज ने किए। इज अ वेरी गुड स्पिनर, तो लंबी फॉर्मेट के स्पिनर है इसलिए वो यहाँ पर लाइन पकड़ के रखी हुई है। तो जिस टीम के पास भी अच्छे तगड़े स्पिनर हैं लंबी क्रिकेट के, वो जो T20 टाइप स्पिनर नहीं कि आके बस तेज करते जाओ। आज बॉल बड़ी अच्छी महाराज ने जो आउट किया है शुभमन गिल को, डिलीवरी बाय द वे, बिल्कुल सही। और देखिए शुभमन गिल का एक प्रॉब्लम है ना, वो फ्रंट फुट अपना ज्यादा निकालते नहीं है।
तो चाहे सहवाग वाला प्रॉब्लम उनके जी, साथ। जब चाहे वो आप फास्ट बॉलर हैं चाहे वो स्पिनर है, जो भी उनको फ्रंट फुट पे टेस्ट करेगा ना, वहां शुभमन गिल को प्रॉब्लम होगी। लेकिन उनको मेरे ख्याल है ये कोहली से सीखना चाहिए कि कोहली ने जिस तरह अपनी वीकनेसेस को कम किया है, इनको भी ये वीकनेसेस करने ओवरकम पड़ेगा। करनी चाहिए। नेचुरली उनका स्टांस ऐसा है ना, उनकी बैक लिफ्ट ऐसी है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि स्पिनर के खिलाफ वो फीट भी बहुत अच्छी यूज करते हैं, फीट यूज करके तो आ जाते हैं, लेकिन अगर उनको डिफेंसिव शॉट खेलना पड़े तो उसमें वहां थोड़े पकड़े जाने के उनके चांसेस हैं, क्योंकि वो फ्रंट फुट पूरा नहीं निकालते। जब आप फ्रंट फुट नहीं निकालते हैं, आइदर के गेंद स्विंग हो रहा है आगे से या फिर बॉलर का स्पिन हो रहा है, उनको प्रॉब्लम होगी। अच्छा हसन भाई, एक मुद्दे पे तो कोई बात नहीं कर रहा कि साउथ अफ्रीका ने आज बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग की, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज, मतलब येंसन का जो पहला ओवर था उसमें वो 22 रन दे गए, और उसमें कोई वाइड्स और पंजे और इस तरह की हम यही कह रहे हैं कि अगर बैटिंग पिच है बिल्कुल, अगर शॉट्स लग रहे हैं आपको ओपनली, जिस तरह स्टार्ट लिया रोहित शर्मा ने भी, पहला बॉल ही कवर ड्राइव खेला, उसके बाद लॉन्ग ऑन पे खेला, मेरे ख्याल में वो भी जल्दी आउट हो गए। 40 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, अगर वो और सेट होते मजीद तो फिर वो लंबे रन करते हैं। और जिस तरह से जब वो खड़े हो जाते हैं तो स्ट्रोक्स ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। अगेन जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस ऐसी होती हैं तो बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है बचना बिल्कुल। और जो मार्को हैं वो बॉलिंग राउंड भी आ रहे थे, टॉल गाय हैं, हाइट उनकी ऐसी है। ऑफ कटर भी बॉलिंग बॉलर्स ने की काफ़ी, लेग स्टंप पे भी बॉलें करी, थोड़ी लाइन को मेंटेन भी नहीं कर पाए। मगर जब ऐसी बैटिंग पिचेस पे फिर एक या दो ओवर पीछे भी थे मेरे ख्याल में, तो जो ओवर रेट है वो भी जो है साउथ अफ्रीका का सही नहीं चल रहा था। फील्डर्स भी एक सर्कल में अंदर आए हुए थे, तो पूरी विथ मिल रही थी आउटसाइड ऑफ स्टंप वहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर पे इनसाइड आउट, क्योंकि इंडियन बैटर्स जो हैं वो इनसाइड आउट बहुत आउट क्लास खेलते हैं हमेशा। ऑन पे तो अच्छा खेलते हैं, मगर जहाँ पर विकेट विकेट आप बैटिंग पिच पे आप बॉल करेंगे तो इनसाइड आउट निकल के एक्स्ट्रा कवर की तरफ और सामने बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो वहाँ पर अटैम्प्ट किए सारे शॉट। ओवरऑल फिर जो टॉप बॉलर्स थे आपके मेन बॉलर शमसी, वो नहीं चले जिस तरह से। शमसी जो है अगर टोटली लेग स्टंप पे बॉलें करी हैं सारी उन्होंने, एक अंदर पाकिस्तान के खिलाफ चल गए ना सर, बहुत हो गया। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो चल जाते हैं, पाकिस्तान जल्दी करता है इसलिए अटैम्प्ट करता है बॉलों को, शॉट्स खेलता है जल्दी जल्दी, और यही मसला है। रिजवान वाहिद एक प्लेयर हैं जो फ्रंट फुट पे जाके जो है स्वीप मारने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। बाकी फ़खर जमान फास्ट बॉलिंग पे अच्छा खेलते हैं ओवरऑल देखें ज़्यादा। तो यही टैक्टिक्स होती हैं कि कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है किसी भी टीम का, कि हमने ये प्लेयर इसके अगेंस्ट टीम के खिलाना है, इसके अगेंस्ट ये टीम प्लेयर खिलाना है। तो साउथ अफ्रीका ओवरऑल देखें तो स्पिनर्स ने भी कोई हेल्प नहीं करी, फास्ट बॉलर तो पिटाई हो ही रही थी, मगर स्पिनर्स ने कोई हेल्प नहीं की। अच्छा सर, रबादा एंड निगेटिव की अगर बात की जाए तो पहले स्पेल में शायद उतना ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नज़र नहीं आए, बीइंग ए व्यूअर, बीइंग ए क्रिकेट लवर, लेकिन जो ही उनका कमबैक हुआ 33 के बाद, तो वो एक लम्हे के लिए अनप्लेएबल थे। जी बिल्कुल, शुरू में लगता है गेंद पे क्रीम नहीं लगी हुई थी। बॉलर तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये होता है कि वो शायद लॉ ऑफ एवरेजेस भी बीच में आ जाता है, कि एक दिन आता है कि जिसमें आपसे बॉल अच्छा नहीं होता, उस तरह से आप बॉल नहीं कर पाते। शायद आज भी शुरू में ऐसा ही हुआ होगा रबाडो ने गिडी के साथ। एक थोड़ा सा मिस कर रहे हैं मिडल में, इनके पास जिस तरह से अनरेख नोकिया थे, तो नॉर्किया नहीं है इस टूर्नामेंट में, आपको पता है इससे पहले वो इंजर्ड हो गए थे इस टूर्नामेंट। जी, तेज बॉलर है और बड़े फिट बॉलर हैं, इनके क्विक बॉलर हैं, तो वो होते तो मिडिल ओवर में ही और भी खतरनाक टीम हो जाती, क्योंकि जो हार्ड लेंथ को वो हिट करते हैं, और हार्ड लेंथ में अगर आपके पेस होना, जितना मर्जी बैटिंग क्रिकेट हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे बॉलर को खेलना। सर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग, दे आर अनप्लेएबल। क्या बात करें, ऊपर से बुमराह की, उसके बाद सिराज की, शामी की, और फिर उनके स्पिनर्स, मतलब जाडेजा अगर 5 विकेट्स ले जाएंगे, कुलदीप का काम आसान कर देंगे। तो इस वक्त एक ड्राउना ख्वाब साबित हो रही है भारत की बॉलिंग तमाम टीम्स के लिए। देखें, आप अटैम्प्ट नहीं किया, सबसे पहले आपने शॉट्स नहीं खेले, तो डिफेंसिव हुए थे, बवामा आए तो वो डिफेंसिव हो गए हैं बिल्कुल। उसके बाद जो एक दो प्लेयर्स आउट, टॉप ऑर्डर में डीकॉक जब आउट हुए, इनसाइड एज लगा, क्लीन बोल्ड हुए, तो वहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट हुआ, वो भी कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं थी, और फ्लिक करने जा रहे थे उसको बैकफुट पे, थोड़ा सा पेस कम था बॉल का। अगेन जब टॉप ऑर्डर आउट होता है, मगर ये कि स्ट्राइक रोटेट नहीं करी और डिफेंसिव खेले थे, पता नहीं क्या माइंड में लेके गए बैटिंग में, कि हम शायद वही टीम है साउथ अफ्रीका की जिन्होंने 428 रन किए थे अगेंस्ट श्रीलंका के। मगर वो जो चीज़ है, एक क्लास जो साउथ अफ्रीका की थी थ्रू आउट इस मैच से पहले, वो क्लास नजर नहीं आई है। सारे डिफेंसिव खेले थे, और इंडियन जैसी बॉलिंग जहाँ पर थ्रू आउट अटैक करते हैं, रोहित शर्मा की यही क्वालिटी है, 2 स्लिप पे लेके एक्स्ट्रा कवर शॉट मिड विकेट लेके अटैक करते हैं। और वो 10 ओवर में शुरू में जो अटैक किया, मेरे ख्याल में 10 ओवर में 28 रन या 29 रन थे, और 1 या 2 विकेट गिरी हुई थी बीच में, तो वहाँ से फिर स्ट्रगल करना शुरू हो गया। जब भी आप ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट बैट नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा अटैक नहीं करेंगे, तो फिर वो बॉलिंग और जो लाइन तो लेंथ है बॉलर्स की, वो जो है एक लाइन पे आना करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन जो है रोहित शर्मा, उन्होंने मुसलसल प्रेशर डाल के रखा है। और बैटिंग में ये होता है कि जब लंबा टारगेट आप 326 रन करेंगे, तो कैप्टनसी इंपॉर्टेंट होती है, और यही इंपॉर्टेंट थी कि मुसलसल कोई भी बैट, मिलर हो गया, जो भी बैटर्स थे, वो आके फिर उस पर जो है ना वो शॉट्स नहीं खेले उन्होंने,
स्ट्रगल करते रहे, डिफेंसिव रहे और जहां से पूरी टीम जो है 83 पे ऑल आउट हो गई। एमर, अगर इंडियन बॉलिंग की बात की जाए तो अभी तक वो अनप्लेबल है। क्या अभी तक इंडियन बॉलिंग पे किसी ने अटैक नहीं किया या उन्होंने खुद अटैक नहीं करने दिया? क्योंकि दे आर आउटस्टैंडिंग, रेस्ट ऑफ बॉलिंग जो है वो बिल्कुल पैथेटिक लग रही है। बॉलिंग वो बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, जो सच्ची बात है। मैं ये भी कहूंगा कि दुनिया में सबसे अच्छा सीम बॉलिंग करने वाला बॉलर मोहम्मद शामी है। तो उसकी आप सीम प्रेजेंटेशन देखें, जितना अच्छा सीम की प्रेजेंटेशन मोहम्मद शामी की होती है जब वो गेंद को छोड़ रहे होते हैं। बल्कि मैं आज एक विजुअल भी देख रहा था जिसमें वो राशिद लतीफ़ साहब ने शेयर किया था कि जब वो बॉल अंदर लेकर आना चाहते हैं तो उनकी जो रिस्ट पोजीशन क्या होती है, जब वो बाहर निकालना चाहते हैं क्या होती है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त लेंथ के ऊपर से वो सीम कर रहे हैं ना कि कमाल है। मतलब मज़ा एज अ लवर ऑफ द गेम, एज अ फॉलोअर ऑफ द गेम देख के बड़ा मज़ा आता है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मैं तो मतलब सभी अच्छी बॉल कर रहे हैं लेकिन शामी की बॉलिंग का तो बताऊं। जो मेरा क्वेश्चन गया है कि इन पे जब अटैक होगा किसी भी इंडियन बॉलर पे तो तब ये बैकफुट पे जाएंगे, कुछ सोचेंगे ना। अभी तक तो किसी ने अटैक ही नहीं किया। इनका हवा बन गया ना, आके टुक टुक करने की कोशिश करते जी, हवा बन गया इनका बेसिकली। क्योंकि टूर्नामेंट में आउट कर रहे हैं हर टीम को, अपोजिशन को जल्दी आउट करें तो टीमें ये सोच रही हैं कि यार शुरू में इनका नया बॉल सी ऑफ कर लें, उसके बाद रन करने के। लेकिन उसी पावर प्ले में इतने आउट कर देते हैं कि टीम फिर जो है ना वो कहते हैं कि वो अपनी रिकवरी मोड में चले जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। तो जो टीम भी उनको समाव अटैक कर लेगी तो आई थिंक शायद वो उनका वो ये साउथ अफ्रीकन मूड में चले गए थे। वो अल्फाज कहते कहते इस वजह से फंस रहे थे बार बार साउथ अफ्रीकन मूड में ना, क्योंकि अफ्रीका की हमें समझाया इन्होंने। असल में आप भी यही समझते हैं कि जिस दिन अटैक होगा उस दिन इंडियन बॉलिंग एक्सपोज होगी। देखे ना आप, अगर बिल्कुल होगी। बैटर देखे ना, मैं बॉलर हूं, मुझे आप अगर बार बार डिफेंस कर रहे ना, मैं और चढ़ के आपके ऊपर आऊंगा। लेकिन आप जब मुझ पे अटैक करेंगे तो मैं कुछ नया सोचूंगा, वो नया सोचते हुए मैं गलती भी करूंगा। बिल्कुल गलती होगी ना। यही तो मॉडर्न क्रिकेट हम किसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि फखर जमान की बात कर रहे हैं। उनको अटैक किया गया था, कैप्टन ने बोला कि जाके अपनी इनिंग्स खेलना है आपने। और फिर जिस तरह सेलिब्रेशन पाकिस्तान टीम भी करी है उनको, अब बाबर आजम ने भी बताया कि भाई मैंने तो कहा था कि अब से जो है ना अगली बॉल पे मुझे आके बोला कि अब यार मैं सिंगल करके वापस जाऊंगा सामने, फिर अगले ओवर में मारूंगा। और थ्रू आउट हर ओवर में वो 4 छक्के मारते रहे, 3 छक्के मारते रहे। तो जब भी आप अटैक करने नहीं जाएंगे तो बैट से रन नहीं निकलेंगे आपके, आप डिफेंसिव रहेंगे तो डिफेंसिव रहेंगे। बाबर आजम की इस बात के ऊपर तो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन हसन भाई यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, क्योंकि बाबर आजम की कन्वर्सेशन आजकल बड़ी इन है जो उन्होंने फखर जमान के साथ की, उसके ऊपर बात करते हैं। स्टे विद अस। बैक टू शो। अब बात करेंगे, बाबर आजम और फखर जमान की बात की थी हसन रजा साहब ने कि उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। तो बाबर आजम तो कहते हैं कि मैं फखर को रोकता रहा भाई कि जहाँ पे छक्का लगे वहाँ पे लगा दी, इसके अलावा ना लगाई। तो वो बात तो कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाबर आजम भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे। अगर वो होते तो शायद वो और इमाम उल हक 100 रन ही बनाते 25 ओवर्स में। देखिए बात ये कि कई लोग कह रहे हैं कि बाबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, बात समझ आती है कि एक बैट्समैन ने एक एंड होल्ड किया हुआ है और फखर को आपने कहा कि आप अटैक करें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बाबर की इनिंग्स थोड़ी सी स्लो थी, ज्यादा नहीं। क्योंकि पता क्या है, आप बेसिकली फखर ने जितना अटैक करना है तो उस पर ज्यादा बर्डन डालोगे, आप ही ने सारा अटैक करना है। क्योंकि आपको रिक्वायर्ड 6 या 7 को ठीक है, लेकिन जब रिक्वायर्ड 108 से ऊपर का होना तो थोड़े बैट्समैन को यानी अलॉन्ग द कारपेट शॉट्स भी खेल के बाबर थोड़ा कर सकते थे। उन्होंने बीच में थोड़ी अटैक कम किया बाबर ने, क्योंकि अल्लाह ना करे फखर जितना चांस ले लेते अगर बीच में आउट हो जाए। सर 8 मैचेस में हमारे वर्ल्ड कप में सारे कारतूस हमारे जो ना चेक हो गए थे बैटिंग में, तो एक ये फखर जमान ही रह गए थे। और अगर उनको भी आप कह रहे हैं कि वो स्लो खेल रहे हैं, यानी कि बाबर आजम, तो एंड देखिए जब टारगेट आप सेव करते हैं तो विकेट हैंड्स भी रहने चाहिए। जी जी, ये वही रन हैं जब आपके पास विकेट हैंड्स थी तो आप उसी मार्जिन से जीते हैं ये। और अगर आप विकेट लूज करते रहते हैं बीच में तो वहां से मुझे पता क्या डर था, मुझे ये डर था कि कहीं बीच में अगर फखर अगर आउट हो गए तो बाकियों से रन होने नहीं है और ये मजीद लंबी लाइन लगनी है। लेकिन यही तो गैम्बलिंग है, एक बहुत बड़े गेम गैम्बलिंग है कि उनको वापस दोबारा लेके आया, उनको स्ट्रेंथ दी, उनकी जो स्ट्रेंथ की क्रिकेट है उसको दिया, कॉन्फिडेंट कि आपने अपनी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन देखिए ना 400 रन बोर्ड पे है। माय क्वेश्चन इज सर मैं आपको एक बंदे को कह रहे हैं डर के, ये आपके प्रोग्राम में क्लिप में ना मैं आज बोल देता हूं इसका, आप 2017 में इमाम खेले, उन्होंने पहले ही मैच में 100 किया वनडे में श्रीलंका के खिलाफ। मैंने उस दिन ट्विटर पे ये शेयर किया था कि आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज बैटिंग। मैं प्लेयर साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशन जो थी वजह थी कि यार वो लिमिट देखें उसकी क्या क्रिकेट है, वो स्टडी प्लेयर है, आउट नहीं होता। उसने क्या किया आपको कि एक कंसिस्टेंसी ला के दे दी, 50 की एवरेज रखती थी कि आप उस पर खुश हो गए कि यार आउट नहीं होता। दुनिया की क्रिकेट तब्दील हो रही थी। मैं बोलता रहा इतने सारे सालों में कि भाई दुनिया की क्रिकेट चेंज हो रही है, ये एवरेजेस से बाहर निकल आए। अब आप जिस प्लेयर का टॉप ऑर्डर में स्ट्राइक रेट अच्छा होगा वही टीमें टॉप लेवल पे सर्वाइव करेंगी। लोग इसी पर बहस करते रहे, नहीं सेटल ओपनर है कैसे हटा दें, सेटल ओपनर है कैसे हटा दें। आज 4-5 साल बाद आपने आके माना है, उन्होंने बाहर बिठाया। ये नहीं कि सिर्फ रन्स नहीं कर रहे, कि उनको पता है उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूं किसी प्लेयर के अगेंस्ट एक प्लेयर की सलाहियत ही नहीं है कि वो आपको उसकी मैक्सिमम एबिलिटी है कि वो बहुत जोर लगा ले,
बहुत अच्छा खेल ले तो 100 का स्ट्राइक रेट पे चला जाएगा किसी बहुत अच्छी बैटिंग पिच पे, लेकिन वो फखर की तरह 150 पे नहीं जा सकते। तो अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट में सर्वाइव करना है भाई, तो आपको ऐसे स्ट्रोक प्लेयर लाने पड़ेंगे। ये खुदा का वास्ता है, ये रैंकिंग, ये अपनी एवरेजेस, इन अपने पर्सनल माइलस्टोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप ऐसे इंपैक्ट प्लेयर ऊपर टॉप ऑर्डर में नहीं लेकर आएंगे, आप दुनिया की अच्छी वाइट बॉल क्रिकेट कभी नहीं बन सकते। देखिए एक चीज है, ये चीज मेंशन मैं कर रहा हूँ कि अगर दुनिया के जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स आप देखेंगे ना, वो अगर 98 पे भी होंगे उठा के शॉट खेलेंगे। जी जी, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। फिर वही केन विलियमसन की मिसाल है कि लास्ट मैच में वो खेल रहे थे और ओवरऑल देखें 250-300 रन बने हुए हैं और विकेट हैंड्स भी थी, 8 विकेट बाकी थी उस टाइम पे और 95 रन पे उन्होंने शॉट खेला उठा के, यानी कि वो अटैम्प्ट करने जा रहे थे बॉल टू बॉल। तो बेसिक उनके ग्रासरूट लेवल पे भी ये सिखाया जाता है कि मेरिट पे बॉल खेलना है आपने। अच्छा, ये मैं एक और चीज बात करूं, आपने बाबर आजम को देखा, वाई बाबर आजम स्ट्रगल्स टू मेंटेन अ गुड स्ट्राइक रेट, उसकी वजह ये है, आप केन विलियमसन को देखें, कल वो सेट हुआ ना, वो फिर जिसको हम क्रिकेट में कहते हैं कि मैन्युफैक्चर करना शॉट, वो बना रहे थे, थोड़ा शफल करके आएंगे तो उसको बॉल को यहां से शफल करते, यानी वो रन करना। बाबर आजम टोटली टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते हैं, जिधर का बॉल उधर का शॉट। ये क्रिकेट अब खत्म हो रही है ऐसा वनडे क्रिकेट में, यानी आपको थोड़ा सा बना। अब जो रूट को देखें, जो रूट कितना टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, लेकिन वो रिवर्स पे फास्ट बॉलर को छक्का मारता है, रिवर्स जो मारता है वो, ठीक है, स्कूप, रिवर्स स्कूप करता है। बाबर आजम को कुछ ना कुछ शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे इस तरह के, अगर वो एज अ गुड बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर सर्वाइव करना चाहते हैं, जिस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट अब जा रही है। अगर वो टोटली उसी तरह से रहेंगे कि यार मैं बिल्कुल ही किताबी क्रिकेट खेलूंगा, तो किताबी क्रिकेट में वो रन तो करते रहेंगे, सब कुछ होगा, इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट जो चीज रिक्वायर्ड है मॉडर्न डे क्रिकेट में कि आपने एक सर्टेन स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना है, वो नहीं कर सकेंगे। क्या सर बाबर आजम अपनी गलतियों को उसी तरह ठीक कर सकते हैं जिस तरह विराट कोहली ने किया? बहुत जगहों पे विराट कोहली फंसते थे स्टार्ट में, लेकिन उन्होंने वर्कआउट करके उसी जगह को अपना स्ट्रांग जोन बनाया। अब बाबर आजम जिस तरह एमर बात कर रहे हैं, बिल्कुल फंस रहे हैं और लग ही रहा है कि वो टेक्स्ट बुक क्रिकेट भी खेल रहे हैं और अपने बस जोन से बाहर नहीं निकलते, वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते, उसी जोन में रहते हैं जिसमें वो हैं। असल फर्क जो है ना सिर्फ कैप्टेंसी का है और कोई फर्क नहीं है। फर्क यही था कि एशिया कप से आप खेलते हुए आ रहे हैं, प्रेशर आपका वहां पर डलता रहा, उसके बाद यही वो टीम है नंबर 1 नंबर 2 पे रैंकिंग में लेके आई, यही वो कैप्टन है, 4 साल से कैप्टन कर रहे हैं इस टीम को और फिर लीड भी किया, उन्होंने सीरीज भी जिताई है, टेस्ट मैचेस की सीरीज जिताई, फिर वनडे की जिताई है, नो डाउट। मगर कैप्टनसी का हमेशा प्रेशर रहता है। पास में अगर कैप्टन देखें फिर वही कि वो आए हैं और चेंज भी हुए हैं, खेले भी हैं। फिर हम मिसाल विराट कोहली की दे रहे हैं, कैप्टन थे वो हट गए बीच में और उसके बाद रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े सचिन भी आए, बड़े प्लेयर्स रहे, कैप्टनसी छोड़ दी उन्होंने। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी था कि जब प्लेयर्स को कैप्टनसी में आते थे वो भी 2-3 टेस्ट मैचों के लिए आए, फिर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, उन्होंने जितनी क्रिकेट उन्होंने खेलनी थी वो खेलते थे और फिर परफॉर्म करते थे पाकिस्तान के लिए। तो प्रेशर जो बाबर पे गया है वो सारा जो है ये इंडिया का टूर था, फिर एशिया का जो पीछे जो एशिया कप हुआ है वो था, फिर प्रेशराइज चीज़ें हो गई बहुत ज़्यादा। हमारी सेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, हमारे जो है पीसीबी में चेयरमैन आ रहे हैं जा रहे हैं, तस्वीर हो गई है कि अगले महीने चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं जिसकी वजह से बहुत दनिश नजर आ रही है। हाँ, मगर अब मुझे इतनी खुशी हो रही है, वन नेशन वन पैशन जो नजर आया आज, वो पीसीबी की सोशल मीडिया मेरी तस्वीरें नजर आ रही हैं, गेट टुगेदर सारे बैठे हुए हैं। और शाहीन ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मुझे खुशी हुई है, उसने बोला यार ये जो तुम वीडियो बना रहे हो फ़खर, कितने दिनों बाद बना रहे हो? इतने दिनों बाद बना रहे हो क्योंकि खुशी का एक अपना एक लम्हा होता है। पाकिस्तान की ना, जिस तरह अमर भाई ने बात की, बहुत हसन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान की कप्तानी भी ना, समझ ले आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने टीम में पॉलिटिक्स को भी देखना है, आपने ये भी देखना है मेरा पलड़ा किसके साथ भारी रहेगा, मैं उधर भी चलूंगा, आपने ये भी देखना है मैंने किसको रोकना है, किसको रोक के रखना है, किसको क्या करना है, पीसीबी के साथ मामलात किस तरह करने हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है। तो शायद इस वजह से भी ना वो अपनी जो टेक्स्ट बुक क्रिकेट है उस पर भी फोकस नहीं कर रहे और फेलियर की रीज़न भी यही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कप्तानी से आगे वो अलग हो जाएं तो शायद अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि मिसबाह हक जब कप्तान पाकिस्तान के बने थे तब से लेकर अब तक ये जो कप्तान बने ये थोड़े लकी हैं, इनको अच्छा रन भी मिला बीइंग इन कैप्टन। यानी उससे पहले जो पिछले 10 साल थे या उससे पहले क्या होता था कि एक महीने के लिए कप्तान, अगले महीने में एक कप्तान, एक सीरीज में एक कप्तान, उससे अगली सीरीज में एक कप्तान, पता नहीं आपके कितने कप्तान चेंज होते थे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम। अब तो बोर्ड चेंज होते हैं, अब तो बात उसके ऊपर चली आ गई। अभी वैसे आप जैसे आपने शायद जिक्र किया ही होगा कि ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिली है, लिटरली इस प्रोग्राम में नहीं हुआ, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नहीं हुआ। अच्छा, वी आर वेरी फोकस्ड इन वर्ल्ड कप। तो मैं बस छोटी सी एक बात कर दूं कि उन्होंने उनको एक्सटेंशन तो दे दिया, लेकिन हाथ बांध दिए कि आप कोई भी बड़ी अपॉइंटमेंट और उसी दौरान पीएसएल भी है। हाँ जी, अब तो नहीं कर सकते सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास वक्त बड़ा शॉर्ट है। चलते हैं ज़रा पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहले नज़र डाल लेते हैं, क्या पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है, और उसके बाद फिर अगले मैच की तरफ भी चलेंगे क्योंकि अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। डैट्स द पॉइंट्स टेबल जी। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बोथ क्वालिफाइड, 16 पॉइंट्स हैं इंडिया के और 12 पॉइंट्स हैं साउथ अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बदस्तूर तीसरे और चौथे नंबर पे, 10 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट सिक्योर है,
लेकिन जो यहाँ पे फड्डा बना हुआ वो न्यूजीलैंड का बना हुआ है, पाकिस्तान का बना हुआ, अफगानिस्तान का बना हुआ और श्रीलंका का बना हुआ है। ये जो आपको नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और इंग्लैंड नजर आ रही है, दे आर मोर देन आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बल्कि नीदरलैंड भी शायद अभी है, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड आउट ऑफ टूर्नामेंट हो चुके हैं। अब ये 6 टीमों के दरमियान जंग है कि कौन सी टॉप 2 टीम पहुंचेगी। और कल जो मुकाबला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी दिखा दीजिए प्रोड्यूसर साहब कि कल का जो मुकाबला है वो आई थिंक श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला है। अब श्रीलंका पूरी कोशिश करेगा, यस टुमारो जी 2 बजे इंडियन लोकल टाइम और पाकिस्तान के लोकल वक्त के मुताबिक 1:30 में मुकाबला खेला जाएगा। कल के मुकाबले के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लीजिए, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, दोनों टीम्स में हसन भाई को इतनी ज़्यादा खास मेहनत नहीं की इस टूर्नामेंट में। एशियन कंडीशंस थी, कमबैक कर सकती थी श्रीलंका की टीम भी। 2019 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश ने, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में तो लग रहा था कि अफगानिस्तान से भी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल लेजेंडरी टीम थी, एक बहुत बड़े बड़े नाम थे 50 ईयर्स के गेम में, मुरलीधरन, संगाकारा जैसे प्लेयर। उसके बाद फिर इनके हेड कोच जो हैं वो महिला जयवर्धना है, तो मेरे ख्याल में अच्छी टीम है, यंग टीम है। एशिया कप में बड़ा अच्छा खेली थी बीच में, अगर फाइनल में हुई इंडिया के अगेंस्ट जब आउट हुई, वहाँ से मोराल इनका जो है वो गिर गया। फिर कोई टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। जिस तरह से निसांका हो गए और मैंडिस, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मगर हमेशा बैटिंग में 50 ईयर्स गेम में यही होता है कि आपको लंबे रन्स करने पड़ते हैं एक एंड से। विलियल आगे जैसे बॉलर्स प्रोड्यूस हुए हैं 19 लेवल पे, मगर एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों के पास, तो बैटिंग में आप रन्स करेंगे तो फिर बॉलर आपको जो है सपोर्ट करेंगे। तो यही चीज़ थी कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बिखरा हुआ नजर आया। फिर अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो वो तो टोटली बिखरा हुआ नजर आया कि शकीबुल हसन हो गए, मोहम्मदुल्लाह जैसे बैटर्स हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, 6 नंबर पे 5 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे थे, और वहाँ पर बॉलिंग स्ट्रेंथ नजर नहीं आई हमें बांग्लादेश की भी। तो अच्छा मैच हो सकता है। अगेन अगर श्रीलंका एक एनर्जेटिक है ऊपर, अगर टॉप ऑर्डर इनका अच्छा खेले तो मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश को टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा सर, अगर प्रिसाइसली बांग्लादेश की बात की जाए, मोहम्मदुल्लाह वहाँ पे मौजूद है, मुशफिकुर रहीम है, शकीबुल हसन है, ऑलमोस्ट इन तीनों का आखिरी वर्ल्ड कप है। बांग्लादेश में तो कुछ भी हो सकता है, छठा वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं शकीबुल हसन, लेकिन सीनियर प्लेयर्स ने कोई ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, 7 जूनियर्स को चलाया नहीं, और ख़ुद भी जहाँ पे विकेट थ्रो नहीं करना चाहिए था वहाँ पे थ्रो करके चले गए, जहाँ पे ओवर लिया वहाँ पे उस तरह परफॉर्म नहीं किया। इस तरह विकेट्स के पीछे मुशफिकुर रहीम भी बड़े अजीब व गरीब रहे। इनकी क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स बहुत, आप देखें जिस तरह से तमीम वाला मामला चलता रहा, वो उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर से मिलते रहे, और बाकी जिस तरह इनके प्लेयर हैं, शकीब को भी आप देखते हैं उनके जो एटीट्यूड है, तो इनका क्रिकेट में ना कुछ सुपरस्टार्स के बहुत ज़्यादा मोनोपोली है, और उनकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है इनकी क्रिकेट में भी। और फिर इनकी क्रिकेट में अपनी जिस तरह की होम पे इनकी कंडीशन, जिस तरह की ये पिचेस बनाते हैं, इतनी हल्की पिचेस बनाते हैं कि उससे इनकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बांग्लादेश को देखना पड़ेगा। और अब तो इनकी ये लेजेंड्स जो हैं ज़्यादातर, जैसे महमूद हो गए, शकीब हो गए, मुशफिक हो गए, प्रोबेबली शायद इनका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो। तो पीछे इनके नए आने वाले प्लेयर्स में 1-2 के अलावा, जैसे मैं लिटन दास कुमार की बात करूं या मेहदी हसन मिराज की बात करूं, आप टच होंगे वो सोमिया सरकार किधर गए हैं? वो मेरा ख्याल है कि अपने ससुराल गए हैं। he was very talented player by the way. अच्छा प्लेयर थे, लेकिन हाँ वो काफ़ी अच्छा उनका एक इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद से सोमिया सरकार जो है वो बड़े कहीं चले गए। फिर इनके एक प्लेयर वो आए थे एशिया कप में, नासिर हुसैन, वो भी अच्छे प्लेयर थे, फिर वो कहीं नज़रों से ओझल हो गए। तो आते हैं वो जाते हैं, एक ड्रिंक नहीं इसके बारे में कहा जाता है कि जब मज़ा आने लगता है तो ख़त्म हो जाती है, तो इनके प्लेयर भी ऐसे हैं जब अच्छे लगने लगते हैं तो कहीं नज़रों से ओझल हो जाते हैं। हसन भाई, बांग्लादेश के क्रिकेट का रिवाइवल किस तरह होगा? मतलब अफगानिस्तान की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5-6 साल में ये और कंपेटिटिव टीम हो जाएगी, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से बड़ा नाम था, एक टाइम पे बड़े प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं इनके, और जिस तरह बताया मशरफी मुर्तजा जब वो कैप्टन भी रह चुके थे, उस टाइम बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी बांग्लादेश की, रिसेंटली 3-4 साल पहले ही। फिर उसके बाद लीग भी उन्होंने कराई, वहाँ पर भी वो खेलते रहे, लीग में भी काफ़ी प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं, मगर मोहम्मदुल्लाह खुद वापस 2-3 साल बाद कमबैक करके आए। शकीब पे डिपेंड कर रही है पूरी टीम, तो मेरे ख्याल में वही एक मेन प्लेयर रह गए थे, और मुशफिल जो है कीपर वो रह गए हैं। उसके बाद ओवरऑल तस्कीन जो है थोड़े सीनियर बॉलर हैं, बाकी तो टीम में कहीं ना कहीं हमें वो फ्लॉज नजर आ रहे हैं कि एक 50 ओवर की गेम की टीम जो है वो नजर नहीं आ रही है। अच्छा, कल कोई टाकरे का मुकाबला नजर आ सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की गेम्स के अलावा कोई भी गेम पूरी नहीं हुई। मतलब पहली इनिंग्स में 350 पौने 400 लग जाता है, और दूसरी इनिंग्स में 15 ओवर्स में या 20 ओवर्स में आपको सारी सूरत हाल क्लियर हो जाती है, टीम हार के वापस चली जाती है। मुझे लगता है दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। श्रीलंका को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कैच होगा, श्रीलंका शायद बांग्लादेश को ढेर कर ले, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, लेकिन यह कि दोनों टीमें के दरमियान मुकाबला अच्छा होना चाहिए, इतना यह है कि श्रीलंका के पास थोड़ी बैटिंग और बॉलिंग में मुझे थोड़ा एज लगता है बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका मैच मार लेगा जी। वैसे भी है ना, अभी उनको पॉइंट्स बड़े चाहिए। वो अगर यहाँ से जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड से जीत जाते हैं, किसी तरह हम अगर इंग्लैंड से हार जाते हैं, तो फिर तो नेट रन रेट पे होगा, सारों के 8-8 पॉइंट्स होंगे। जी इंशाल्लाह जी।
इंशाल्लाह। वाकई इन्होंने वो वाली जो है ना टैबलेट्स खाई हुई है सर। कल क्या आपके मुताबिक सर हसन भाई कौन जीत रहा है, कौन फेवरेट होगा? हाँ, लेकिन बांग्लादेश में तो महमूदुल्लाह एक आध मैंने सीनियर बताया वही प्लेयर हैं, अदरवाइज बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होगी 50 ईयर्स के गेम में। तो श्रीलंका है जिसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो जो 428 रन से चेस करने के लिए गया था, अभी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना। एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं मिडिल में, मेंडिस हो गए, समरा वीरा जैसे प्लेयर है वो हो गए बीच में, तो दो प्लेयर ऐसे हैं। श्रीलंका ही जीत रहा है आपके? श्रीलंका जीतेगा मेरे साथ। आप भी श्रीलंका के साथ जाएंगे? श्रीलंका। मैं भी श्रीलंका के साथ इस वजह से जाऊंगा कि श्रीलंका जो अगर जीत गई तो वो फिर विनिंग कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और कुदरत का निज़ाम चल सकता है। अमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन उज़ात, कल हमने सवाल किया था कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और उसका दुरुस्त जवाब दिया है मोहम्मद शहरोज़ साहब ने, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। शहरोज़ आपको मुबारक हो, फोरकास्ट की जानिब से, ABN न्यूज़ और डेली औसाफ की जानिब से आपको एक खूबसूरत गिफ्ट टाइम पर पहुंचा दिया जाएगा। कल का मैन ऑफ द मैच कौन होगा आप बता सकते हैं, और फोरकास्ट ABN और डेली औसाफ की जानिब से आप भी गिफ्ट टाइम पर जीत सकते हैं। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।